कॉपीज नहीं है क्या सर? आप साइंस कर लो, उसके बाद साइंस का करंट अफेयर देखना। आप देखना तो सही। आपके शेड्यूल का होता है, मेरा नहीं होता है। आपका यहाँ तक हो गया था ना, भारत के लिए शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक, यहाँ तक हो गया था। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टेस्ट अच्छा हो भी गया आपका कि आप वो देखो आ गए ना आपके लिए नोट्स। थैंक यू भैया। भैया पानी भी ला देना मुझे। आप उसका करंट अफेयर देखना, उसका करंट अफेयर देखना साइंस का, एक साइंस का और इको का, इन दोनों के लिए 100% कॉन्फिडेंट, इनके लिए भी हूँ बट उनके लिए 110% कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छा। हाँ जी, अब बाकी सब बताइए, कैसे हो आप सभी? कैसा आपका हाल चल रहा है? कैसा टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस चल रहा है? कैसा आपका टेंशन चल रहा है रिगार्डिंग द प्रीलिम्स? क्या इस टाइम पे आपको लग रहा है कि हाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, आप एक ही चीज़ कर सकते हो इस टाइम, होप लेके चल सकते हो और उसी को लेकर हमें चलना है। हम अभी अपना स्टार्ट कर देते हैं, पॉलिटी वाला हम स्टार्ट कर रहे थे। अभी मैं आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारा ये क्लास का टाइमिंग बना है, तो आपको करना क्या है, अभी एक बार जस्ट आप ये देख ले, मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या करके आ चुके हैं पॉलिटी में। कंटिन्यू आपने फॉलोअप तो किया ही होगा। सबसे पहले हमने इसमें देखा था समाचार में जो भी महत्वपूर्ण लेख रहे हैं उनके बारे में। दशकीय जनगणना के बारे में हमने देखा था कहाँ और किस तरीके से होती है। हड़ताल का अधिकार जो है ये कैसा क्या ये एक कानूनी अधिकार है या एक ये मौलिक अधिकार है, तो इनके बारे में हमने देखा था। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है उसके तहत हमने देखा था। इवन इसमें हमने ये भी देखा था कि फेयर वेज क्या होता है, मिनिमम वेज क्या होता है, इन सबको। उसके बाद हमने बंधुत्व भाईचारा
भाईचारे का सिद्धांत जो है वो क्या है, इसमें हमने देखा था कि हमारा जो संविधान है वो हमें एकल नागरिकता प्रणाली के थ्रू क्या करता है, बंधुत्व की भावना को ये बढ़ावा देता है। तो इसको हमने ये देखा था। हमारा जो शब्द है भाईचारा, वैसे ये शब्द कहाँ जो है उल्लेख मिलता है हमें इसका संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा प्रियम्बल में जो है हमें इसका उल्लेख मिलता है, वहाँ उल्लेख मिलता है, परंतु कौन सा ऐसा विशेषता है जो कि इसको बढ़ावा दे रही है, वो है हमारी एकल नागरिकता प्रणाली। उसके बाद सबसे मुश्किल जो पार्ट रहता है वो होता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। हाल ही में आपने देखा होगा कि न्यूज़ आम आदमी पार्टी को तो मिला ही है, अभी कल या परसों में 3 नेशनल पार्टी से छीन लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सी से छीना गया है ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, और कौन सी को मिला है ये भी बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, ये जो भी क्राइटेरिया है कि दर्जा कैसे दिया जा सकता है वो पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर अभी आप जो है स्टार लगा लीजिए, फूल पत्तियां सब कुछ बना लीजिए, क्योंकि पूछा तो जाएगा ही नहीं कि किनको मिला है या किसका जा चुका है। इम्पोर्टेंट क्या है कि दर्जा कैसे दिया जाता है, कि दर्जा कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पर दिया जाता है। दूसरा, दर्जा जिसको मिल जाता है उसको क्या क्या विशेषताएं, मतलब क्या क्या उसको फायदे मिल जाते हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसीलिए आप इस पर लगा लीजिए स्टार। उसके बाद इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में हमने देखा। हाँ जी, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के बारे में देखा। अब भारत में क्या अंधविश्वास के खिलाफ हमारे पास कोई कानूनी प्रावधान है? हमारे पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, परंतु हमारे 3 ऐसे प्रावधान हैं जिनमें उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोला गया है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला है, पर हम अप्रत्यक्ष रूप से उसका मतलब निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है विचाराधीन जो कैदियों को वोट देने का अधिकार। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वैसे तो हम बाकी जो NRIs होते हैं या उन सबको तो हम अधिकार दे के ही रखते हैं, चाहे वो यहाँ पर हो या ना हो, परंतु उसके साथ साथ हमारे जो कैदी होते हैं जिनको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखते हैं, उनको भी हम वोटिंग का अधिकार देकर रखते हैं, परंतु जो विचाराधीन कैदी हैं उनको हमने वोटिंग अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विचाराधीन है वो सुरक्षित भी निकल सकता है, और उस पर जो है आप किसी तरीके का अपराध का जो लाइक उसको अपराधी भी आप मान सकते हो। तो दोनों ही केस में क्या माना जाएगा? दोनों ही केस में, क्योंकि मान लीजिए वो फ्री हो जाता है, वो नहीं पकड़ा जाता है, अपराधी घोषित नहीं होता है, बच जाता है, तो उस केस में आपने इतने टाइम तक उसका वोटिंग का अधिकार जो है छीन कर रखा, उसे वंचित रखा, तो ये तो सही नहीं होगा। इसीलिए इसके ऊपर जो है बात हो रही है। नेक्स्ट आता है अनुसूचित जनजातियों को सूची में जोड़ना, कि कब और कैसे उसको जोड़ा जा सकता है। हमने पूरा का पूरा प्रोसीजर देखा था, ठीक है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है EWS, उसका कोटा। अब वो क्या करता है, वो 2 हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, दोनों ही क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब मुझे बता दीजिएगा कि अनुच्छेद 15 में कौन से 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिन पर कि आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। और मुझे बताइए कि आर्टिकल 16 में क्या आता है? पांच ही है उसमें भी, तो क्या है? जन्म स्थान तो इसमें भी आ गया। जन्म स्थान, श्योर हो आप? राजन पक्का श्योर हो? हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए मुझे। 100% श्योर? गलत हो आप। डिसेंट आता है आर्टिकल 16 में। नहीं, वंशज, वंश। हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए, बता क्यों नहीं रहे हैं? प्लेस ऑफ बर्थ दोनों में आते हैं। वंशज वो 16 में आता है, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में अनुच्छेद जो 16 है उसमें 6 क्राइटेरिया आता है, और जो अनुच्छेद 15 है उसमें 5 क्राइटेरिया आते हैं।
ठीक है। तो आप भी एक साथ बहुत सा शक्ति के साथ एक ऐसे दो हाँ हाँ तो बोलते माननीय ऐसा शक्ति विषम तो है। अब बताओ कैसे एक तो स्पेस वाला याद था एक तो मैं घबरा गया था अरे ये स्पेस है कोई बात नहीं, आप जितनी रिवीजन रखोगे ना उतना आप ये भी पाओगे कि टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर जितना आपका हो चुका है उससे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। आप इंग्लिश मीडियम में जाके, हाँ जी, लोक नियोजन में अवसार की इक्वालिटी, अब क्या है आपका कंटिन्यू होता चला जाएगा। जैसे आपका साइंस वाला भी हो जाएगा, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर रहेगा, इसके बाद साइंस का रहेगा, उसके बाद हेल्थ रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो रहेगा, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमी का होगा, इकोनॉमी हो जाएगा। इकोनॉमी के होते ही आपका वापस चल पड़ेगा इन्वायरमेंट का जो पोर्शन बचा हुआ है, जो हमारा दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का है वो सारा साइकिल चल जाएगा। अब आपकी कंटिन्यू क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अभी आप टेंशन करिए ही नहीं, मेरे कंधों पर छोड़ दीजिए टेंशन। हाँ जी राजन बताइए। आर्टिकल 16, ओके, सो आर्टिकल 15 एंड 16 अनुच्छेद 15 ये किसी तरीके के भेदभाव कौन? स्टेट में क्या करते हैं हम? स्टेट में किस किस को हम इंक्लूड करते हैं? जो स्टेट हम जो डेफिनेशन है स्टेट की हमारे संविधान में, उसमें हम किस किस को सम्मिलित करते हैं? इसमें केंद्र सरकार, ठीक है, ठीक है, और ओके, आराम से याद करिए। हमें क्या दिया गया है? डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, और उसमें 4 चीजें बोली गई है कि ये जो 4 हैं, ये 4 होंगे जिनको कि हम इस स्टेट की डेफिनेशन में रखेंगे। अब ऑनलाइन में बता दीजिए, ऑफलाइन में देखिए आप आंसर नहीं करते हो, जितना आंसर करोगे उतना आपकी रिवीजन होगी। हाँ ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अनुच्छेद 15 के अनुसार जो स्टेट है, मींस स्टेट जो वर्ड लिया गया है, ये स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं है। आप सबको भी पता होगा स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है, कि उसमें जो लैंग्वेज दी गई है वो बोला गया है कि स्टेट किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता है। अब उस अभी आराम से सुनो। अभी जो ये स्टेट है, इस स्टेट में हम किन किन को इंक्लूड करके चलेंगे? केंद्र सरकार होती है, अभी मैं ही बता दूंगी तो कैसे चलेगा? हाँ 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 ठीक है, और जो चौथा होता है जो पंचायत अगर सरकार किसी को बोलती है कि ये अथोराइज करती है तो वो जो है वो भी इसके स्टेट की डेफिनेशन के अंदर, मतलब अगर सरकार किसी प्राइवेट पार्टी को भी ये बोलती है कि ये प्राइवेट पार्टी मेरे अंडर मेरी तरह काम करेगी तो उसे भी हम स्टेट की डेफिनेशन में ही लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको क्या करके लेके आना है अच्छे से, आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, हाँ जी, रिवीजन के लिए दे रही हूँ मैं ये आपको, ये आप करके लेकर आएंगे। और अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये हम कर चुके हैं। उसके बाद पूर्व निर्धारण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये हमने देखा था। उसके बाद आ जाते हैं परिषद और महत्वपूर्ण निकाय, जिसमें कि कंप्लीट जो है 11 हम करके आ चुके हैं। भारत के लिए शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक, यहाँ तक हमारा हो चुका था। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 पोर्शन से। जो हमारा 12th पोर्शन है ये इसको बोला जाता है क्या? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। सो ये क्या है? ये एक नेशनल सेंटर है, लिख लीजिएगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। अब
आपको पता है कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के बारे में पूछा गया है। मुझे कोई 5 पोर्ट के जो हमारे मेजर पोर्ट हैं उन किसी 5 पोर्ट के नाम बता दीजिए। नहीं, नाम बताइए, पोर्ट के नाम ऐसे लाइन से। ठीक है, हाँ जी चलिए। ठीक है कौन सा? हाँ जी, ऑनलाइन में बता सकते हैं कोई? अरे हमारा है क्या ग्वादर पोर्ट? चलिए होमवर्क की लिस्ट बनाते चलिए। घर जाते टाइम जितना भी आपके पास टाइम होएगा, कहीं आप चाय पीने खड़े हो। मैप है, ठीक है चलो। मैप में लिखा हुआ, इधर नहीं लिखा हुआ। हाँ तो कोई बात नहीं, वो बहुत चीज़ें करनी होती है ना, तो दिमाग से निकल जाती है। हमारे पास जो भी मेजर पोर्ट हैं, ये बाउंड्री है, मान लीजिए इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 7561 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें यहाँ से हम पोर्ट स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ से आप जो है सारे पोर्ट याद करके लेकर आएंगे। ये आपका होमवर्क है, लिख लीजिए। ठीक है, ओके चलिए अब हम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या है? ये एक नेशनल सेंटर है, किस लिए? ताकि हम ग्रीन पोर्ट और जो शिपिंग है हमारा, उसमें उत्कृष्टता जो है हमें मिल जाए। अब उत्कृष्टता की बात की गई है तो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अब याद करिए, मैंने आपको वाटरवेज का तो होमवर्क दिया हुआ है ना। मैंने बोला था कि 5 वाटरवेज कौन कौन से हैं वो आप करके लेकर आएंगे। याद करिए, नेशनल इनलैंड वाटरवेज हैं। हाँ जी हाँ जी, देखिए मुझे नहीं पता आप सबके साथ करके लाए हैं, लेकिन आप क्लास में नोट्स नहीं लाए। करके लाए हैं। नोट्स चाहिए नहीं मुझे इधर चाहिए। हाँ जी चंद्रमणि, नहीं कोई बात नहीं। देखिए सॉरी वगैरह मत बोलिए, ये प्रॉमिस करिए कि लास्ट क्लास में आपका कंप्लीट होमवर्क होना चाहिए। देखिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, तो अगर टेंशन में चले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी ऑनलाइन में बताइए, कोई है ऐसा मुझे बता सकता है? जब शुरू में क्लासेस लेने आई थी उस टाइम पे आपका प्रोग्रेस था इधर, और पेपर आ रहा है आपका प्रोग्रेस जा रहा है, पेपर आ रहा है आपका प्रोग्रेस जा रहा है। तो मैं वापस से जगाने ही आई हूँ आपको कि अच्छे से आपको करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पॉइंट करते चलिए, मैंने क्या क्या बोला। आर्टिकल 12 to 35 पोर्ट, नेशनल इनलैंड वाटरवेज रिवीजन करके लेके आनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से आप कर लोगे। अब उद्देश्य क्या है इसका? ग्रीन शिपिंग के लिए हमें एक रोड मैप जो है उसको विकसित करना है, और भारत में जो शिपिंग क्षेत्र है उसमें कार्बन जो है तटस्थता और जो है परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। परिपत्र जो है ये बेसिकली यहाँ पर आएगा सर्कुलर इकोनॉमी को हमें बढ़ावा देना है। अब सवाल ये उठता है कि ये सर्कुलर इकोनॉमी होगा क्या? देखिए ग्रीन शिपिंग की जब बात की गई है तो कहीं भी ग्रीन वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हम मानते हैं क्या कि यहाँ पर हम कार्बन तटस्थता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी है जिसको हम बोल रहे हैं क्या? सर्कुलर इकोनॉमी। सो अब आप देख लीजिएगा कि सर्कुलर जो है इकोनॉमी वो होता क्या है। जब हम बात करते हैं वर्ड सर्कुलर इकोनॉमी, तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो इकोनॉमी ऐसी है कि जो एक सर्कल की तरह होगी। अब वो सर्कल कैसा होगा? वो स्वचालित होगा, स्वचालित चेन की तरह होगी, एक लूप की तरह होगी। और ये कैसे होगी? स्वचालित। स्वचालित का मतलब कि ये अपने आप को चला रही होगी, और ये अपने आप को चला रही है तो इससे चल भी क्या रहा है? यही चल रहा है। अब आप समझिए कैसे। मान लीजिए कि एक इकोनॉमी में, मान लीजिए आप जो है इस टाइम पर गवर्नमेंट से जॉब मांग रहे हो। ठीक है, मांग रहे हो ना?
ठीक है। सो इस टाइम पे अगर हम बोलें कि अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जॉब मांग रहे हैं। अब सपोज करिए कि आप अपना कोई बिजनेस या कुछ भी शुरू कर देते हो। सपोज करिए आप हो जाते हो क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे ही आप हुए सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन आपने करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने उत्पादन किया तो उससे क्या हुआ? आप कुछ उत्पादन कर रहे हो तो उसको आप बेचोगे भी, बेच रहे हो तो उससे क्या होगा? उससे इनकम होगा। ये इनकम जो होगा ये सिर्फ आपका नहीं होगा, ये तो नेशनल इनकम होगा। अब ये नेशनल इनकम क्या करेगा? ये नेशनल इनकम करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। ये आर्थिक विकास आपने किया तो इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है वो जनरेट होगा। रोजगार जनरेट हुआ तो कहाँ आप अनएम्प्लॉयड थे? कहाँ? काम करते ही ये रोजगार आप ही बनाने लगे। तो इसको देखकर हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी है। और सिर्फ सर्कुलर इकोनॉमी इसी तरीके से सर्कल नहीं बनाती है। सर्कुलर इकोनॉमी में हम अलग अलग तरीके से जो है सर्कल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी है वो कैसी है? वो स्वचालित है। सो अपने आप से ही वो जो है चलती है। ओके, ठीक है, चलिए। अब ग्रीन शिपिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब जहाज़ों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लोगों या सामानों को जहाज़ों के माध्यम से लाया जाता है, ताकि हमारा जो कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम से कम हो। उसके लिए हम ग्रीन शिपिंग करते हैं। तो यहाँ आपको आराम से याद हो जाएगा कि उत्कृष्टता केंद्र, परंतु आपको शब्दों के ऊपर ध्यान देना होगा। पहला कार्बन तटस्थता और दूसरा क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब आपका आ जाता है नेक्स्ट। हाँ जी, मीन्स हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन शिपिंग करेंगे तो उससे कुछ भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, परंतु जितना उत्सर्जन होगा उतने ही मात्रा में कम हो जाएगा। मीन्स कि हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी जो क्या होगी? जो होगी न्यूट्रल। तो यहाँ हम कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी मतलब क्या? आप याद ऐसे रखोगे। देखिए, टी में आज के टाइम में अम्बिया चाय वाला, चाय सुट्टा बार, यही सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मतलब कि कॉमर्स, कॉमर्स मतलब इंडस्ट्री। तो ये किसकी मंत्रालय के अंदर आता है? वाणिज्य मंत्रालय के अंदर ये आता है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है। अब इसमें कितने सदस्य हैं? 31 इसमें सदस्य हैं। जो इसका अध्यक्ष होता है उसको मिलाकर 31 सदस्य इसमें बनते हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या जो ये लेकर चलते हैं, मतलब कि संसद के सदस्य हो सकते हैं, चाय उत्पादक हो सकते हैं, चाय व्यापारी, चाय दलाल, उपभोक्ता, प्रमुख चाय उत्पादक राज्य और ट्रेड यूनियनों से सरकारों के प्रतिनिधि जो हैं वो वहाँ से ये चुनेंगे और उनको चुनकर ये टोटल नंबर कितना बनाएंगे? 31। वेरी गुड। इनका कार्यकाल क्या होगा? इनका कार्यकाल होगा 3 साल, और 3 सालों में ये पुनर्गठित जो है अपने आप को कर लेंगे। प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। सो आप ये याद रखेंगे कि चाय जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये होती है ईस्ट के रीजन में। ईस्ट रीजन में अब वो जो बाकी 7 सिस्टर हैं वो तो अपना इतना अच्छे से बना नहीं सकती है बोर्ड, तो उसका फ़ायदा किसने उठा लिया? वेस्ट बंगाल ने, और उन्होंने अपना सेंटर वहीं खोल दिया कोलकाता में। ठीक है, सो आप ये याद रखेंगे। विदेशी कार्यालय जो है वो कहाँ है? मॉस्को में है, दुबई में है, हैम्बर्ग, लंदन और न्यूयॉर्क में है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, तो परंतु अलग अलग। क्या लंदन यूएस के अंदर नहीं है? लंदन तो यूके में है और न्यूयॉर्क है वहाँ। हाँ जी, हाँ। विदेशी कार्यालय का मतलब ये है कि हमारा जो टी है, जो हमारा सेक्टर है, ये एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है,
अब उतना ही हम क्या करेंगे, मतलब हम निर्यात करेंगे। अब निर्यात करेंगे तो उसका संचालन करने की आवश्यकता है कि नहीं। इसके लिए टी बोर्ड ने क्या किया हुआ है, उसको संचालन करने के लिए जो विदेशी जो राज्य है वहाँ पे भी अपने कार्यालय खोले हुए हैं, ठीक है, निर्यात भी कर सके और उसका संचालन भी कर सके। आप पाओगे कि जिस तरीके की चाय पत्ती ये जो हमें मिलती है ना, वो बहुत हमारी जो बनती होगी ना, उसका जो सबसे लो ग्रेड होगा ना क्वालिटी का, वो हमें मिलता है। सारा बढ़िया वाला चाय जो है हमारा निर्यात हो जाता है। हाँ, कीमत भी उसका ज़्यादा होगा। अभी देखिए यहाँ पे इतना इतना सही है, 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ 25 रुपये में चाय। तो इससे अच्छा हो कि चाय ही ना पियो, ठीक है, इससे अच्छा हो चाय ही ना पियो। नहीं नहीं, स्वयं पर बात होती है अच्छी की, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। चलिए अब ये जो टी बोर्ड है ये करता क्या क्या है। पहला, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाता है, चाय की गुणवत्ता में ये सुधार करता है, बाजारों का बढ़ावा देता है, बागान के जो श्रमिक हैं उनके लिए कल्याणकारी उपाय, अनुसंधान और विकास का ये समर्थन करता है। अगला आ जाता है कि इसके ऊपर और क्या क्या उत्तरदायित्व है। इस चाय अधिनियम के तहत जो अधिसूचित विभिन्न नियंत्रण आदेशों के माध्यम से ये उत्पादकताओं को, फिर निर्माताओं को, फिर निर्यातकों को, फिर चाय के जो दलाल होते हैं उनको, फिर नीलामी आयोजकों और गोदाम के रखवालों पर नियंत्रण करने का इसका उत्तरदायित्व होता है। तो मतलब कि चाय से संबंधित कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पार्टी होगी तो उन सभी पार्टीज को का ध्यान कौन रखता है, ये रखता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, हमने इसमें ये देखा है कि ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसका जो 31 इसके सदस्य होते हैं, हाँ जी, अध्यक्ष को मिलाकर कोलकाता में इन्होंने अपना कार्यालय बनाया हुआ है, विदेशों में भी इनके कार्यालय जो है वो हैं। इसके साथ साथ इनका ये देखने को मिलता है कि ये, अब सवाल क्या बन सकता है कि क्या टी बोर्ड ऑफ इंडिया में कोई उपभोक्ता सदस्य हो सकता है? उपभोक्ता भी सदस्य हो सकता है। तो उसको अपने नोट्स में राउंड बना लीजिए उसके ऊपर, ताकि आपको याद रहे। कोई भी उसका सदस्य हो सकता है। देखिए बाकी और से तो किसी से पूछेंगे नहीं, संसद के सदस्य हो सकते हैं क्या? वो तो सबसे पहले भाग के आएंगे फ्री के चाय समोसे खाने, ठीक है। अब बचे हैं क्या? चाय दलाल, वो भी बनेंगे, व्यापारी भी बनेंगे। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि उपभोक्ता बनेंगे क्या? नहीं, तो उपभोक्ताओं को भी बनाया जाएगा और सभी बनेंगे, सभी, ठीक है। और ये कार्य क्या करता है? ये सारे के सारे कार्य करता है, निर्यात से लेकर, उत्पादन से लेकर, उसका बाजार को बढ़ावा देने से लेकर, अनुसंधान और विकास को, सारे के सारे काम जो है ये कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। ये कब बना था? 2006 में। हाँ, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस का है। परंतु आप देखना कि पहले यूपीएससी ने टी बोर्ड ऑफ इंडिया पे पूछा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइम पे हम कर रहे हैं ना, हम टोटल 20 करने वाले हैं ये। हाँ जी, 20 है हमारे ये परिषद और महत्वपूर्ण निकाय हैं और ये हमारे 20 है। ये अच्छे से आप करो, क्योंकि अगर इनको आप अच्छे से करोगे ना तो पॉइंट है कि कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी का मन रहा है वो इस तरीके के अजीब अजीब पूछता है। जैसे इससे पहले हम बात करें जो हमने किया ग्रीन पोर्ट वाला, ये देखें हम राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अब ये कब बना था? ये बना था 2006 में। अब इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? वो है मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत ये एक तरीके का वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है? एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अस्तित्व में है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उनके लिए हम वाइब्रेंट यूज करते हैं जो एक्टिव होकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। एक तो क्या होता है
कि हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, कितना पुराना है, 2006 में बना था, तो बन जाता है, उस टाइम पे थोड़ा काम करता है, फिर ये ढीला पड़ जाता है। परंतु ये कैसा है, जीवंत एक संगठन है, वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो काम दिया गया था वही काम को वो कर रहा है। ठीक है, ओके। अब महत्वपूर्ण इसके बारे में क्या बोला जाता है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को मत्स्य पालन क्षेत्र के तहत सर्वश्रेष्ठ कृषि व्यवसाय पुरस्कार के लिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस वजह से ये हो जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब सवाल क्या बन सकता है, सवाल ये बन सकता है कि जो हमारा मत्स्य, ये जो हमने डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, तो ये जो हमारा डेवलपमेंट बोर्ड है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और एग्री जो हमारा बिजनेस अवार्ड है वो इनको गया है, 2022 में सम्मानित किया। ठीक है, 2022 में इसको हमने सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट जो है आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 15, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए क्या शब्द लिया जाता है? इसके लिए हम शब्द लेते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था MRTP 1969। MRTP 1969। अब ये MRTP क्या है? ये MRTP है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक्ट 1969। अब 1969 में ये एक्ट बनाया गया था। इसके पीछे बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था? इसके पीछे बनाने का हमारा उद्देश्य था कि जो मोनोपोली है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जो उत्पादक करता है, जो उत्पादन करता है, मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो क्या होता है? वो होता है सिंगल, और जो बायर होते हैं वो होते हैं मैनी, बहुत सारे। ऐसे केस में मान लीजिए पेन जो है खरीदने वाले 2 हो और पेन ये एक अकेला है, मैं एक ही बना रही हूँ और मैं ही बना सकती हूँ ऐसा पेन। अब वैसे तो इस पेन की कीमत होगी कितनी? इस पेन की कीमत होगी 10 रुपये, बट मैं अकेली बनाने वाली हूँ और आप सब लेने वाले हो, तो मैं बोल देती हूँ मैं तो 100 में बेचूंगी। डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम। क्यों? क्योंकि मैं जानबूझकर सप्लाई कम रखी हुई हूँ, तो मैं कितना प्राइस इसका डाल सकती हूँ, जितना मर्जी मनमानी कर सकती हूँ। तो इसीलिए क्या होता था, मोनोपोलीज में मनमानी होती थी। तो मोनोपोलीज को रोकने के लिए, कि मोनोपोली की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती है उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 1969 में। अब ये एक्ट हमने 1969 में बना दिया, इससे हमने सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलीज को ध्यान में रखा। मोनोपोलीज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेज लिमिट भी फुलफिल हो गया। हाँ जी, सो जो मोनोपोलीज के साथ साथ और क्या आता है? ओलिगोपोली, और क्या आता है? मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, ये सारे भी आते हैं। अब ये क्या है? इसके साथ साथ मैं मोनोपोली भी लिख देती हूँ। अब ये क्या है? अब पहले देखिए मोनोपोली। मोनोपोली के केस में क्या होगा? यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर है सिंगल, और बायर है
मैनी, बायर है मैनी। अब इन केस ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का मतलब ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मींस कि यहाँ पर प्रोड्यूसर कितने हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं 3-4, ठीक है। सो प्रोड्यूसर कितने हो सकते हैं, 3-4, ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्यू, कि थोड़े हो सकते हैं। बायर कितने रहेंगे, वो तो मैनी ही रहेंगे। अगला आ जाता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं, यहाँ पर 3-4 से थोड़े ज़्यादा होते हैं, या फिर हर एक प्रोड्यूसर का अपना अलग एक क्वालिटी होता है। मतलब कि मान लीजिए साबुन है। अब साबुन बनाने वाले कितने ही प्रोड्यूसर हो सकते हैं, परंतु हर एक प्रोड्यूसर का अपना एक मोनोपोली हो सकता है। वो कैसे, जो मान लीजिए डव बनाने वाले हैं, डव सोप बनाने वाले हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट ही इकलौता एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि साबुन मिल्क से बनी है, ठीक है। ऐसे ही हम ले लेते हैं किसको, संतूर, ठीक है। संतूर वो बोलते हैं हमारा ही एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको लगाओगे तो आप बूढ़े नहीं होगे, और इसमें क्या है, चंदन। ऐसा कह के वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए मिल्क जैसी तो सिर्फ हमारे पास मिलेगी, और फिर क्योंकि हमारे में मिल्क है तो इसलिए हम थोड़ी महंगी भी बेच सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं बेच सकते हो, परंतु कुछ महंगी तो बेच ही सकते हो। तो ये आपका एक और आ जाता है क्या, मोनोपोलिस्टिक। सो यहाँ पर क्या होता है, ब्रांड माना जाता है, और ब्रांड के बेसिस पर यहाँ पर कंपटीशन होता है। बायर कितने रहेंगे, वो रहेंगे मैनी। हाँ, सो अब मान लीजिए शूज़ के केस में आप देख लीजिए, बाटा देख लीजिए, प्यूमा देख लीजिए, नाइकी देख लीजिए, तो ये सब जो है ये प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट में ये पाया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको रेगुलेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ इसको रेगुलेट। इनका और इनका क्या, इस केस में ब्रांड की जब बात आती है तो यहाँ आता है क्या, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। और जहाँ आती है प्रतिस्पर्धा, वहाँ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये जो 3 से 4 प्रोड्यूसर हैं, ये क्या करें, ये बोल दें कि चलो हम प्राइस कम करते जा रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था सबका। मान लीजिए हम सभी जो है क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए हम सभी जो है जूस बना रहे हैं। अभी कल मैंने अपनी जो मेरा जो पोर्टल था उस पर मैंने लगा दिया, मैं दे रही हूँ 40 रुपये में पर ग्लास। आपको लगा सारे मेरे ही पास आने लगे, आपने बोला मैं दूंगा 30 में, आपने बोला 20 में, अगले दिन मैंने बोला 10 में। ऐसा करके किसका नुकसान हो रहा है, हमारा ही हो रहा है, कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम जो है सारे मिलकर एक कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल मतलब क्या, कि हम 40 से नीचे एक भी नहीं देगा, जब 40 का ही मिलेगा तो सब आए, जिससे ले ले। ऐसा करके हम अपने जो लॉस हो रहा है उसको कम करते हैं। सो इस तरीके से क्या होता है कि हम MRTP में इसको तो इंक्लूड कर लिया। अगर ये यही सेम चीज़ करने लगे और सभी मिल के बोलने लगे कि नहीं 40 का नहीं, हम तीनों ना 100 का बेचते हैं, जब कहीं नहीं मिलेगा हम तीनों से ही तो लेने आएंगे, ठीक है। सो ऐसे केस में ये क्या कर रहे हैं, कंपटीशन, मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, और ये बोल देते हैं क्या, मेरे में तो मिल्क है, मेरे में तो चंदन है, अब आपको ये चाहिए तो आपको ऐसे यही करना पड़ेगा। तो ये कवर नहीं होते थे। इनको कवर करने के लिए और कंपटीशन को देखने के लिए बनाया गया क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी समझ आ गया आपको। सो मोनोपोलीज को ही सिर्फ वो कवर करते थे, तो ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक को कवर करने के लिए हमने बनाया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बना था कब, 2002 में। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट बना था 2002, उसके अंडर इसको बनाया गया था। और ये क्या है, ये एक तरीके का वैधानिक निकाय है, परंतु इसको बनने में और फिर इसको चलने में कितना टाइम लग गया, 2009 तक, ठीक है। सो 2009 तक फिर जो है ये चलना स्टार्ट हुआ। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये बना, जो हमारा MRTP एक्ट था उसको हमने निरस्त किया है, और उसके स्थान पर हम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जो है वो लेकर आए हैं। इसके सदस्य कैसे होते हैं, एक इसका अध्यक्ष होता है और 6 इसके सदस्य होते हैं।
और इन्हें कौन नियुक्त करता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार। अब आप कैसे याद रखोगे? आप ये याद रखना कि सरकार ही मार्केट में कंपटीशन पर अधिकार मीन्स की नज़र रख सकती है, उसके अलावा कोई और नज़र नहीं रख सकता है। और अगर कोई रखेगा भी तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई आके हमें बोल दे, हम बोलेंगे कि क्यों तुम्हारी सरकार है क्या? यहाँ पर बोल देते हैं ना कि तुम क्यों राज चला रहे हो, तुम्हारी थोड़ी सरकार है। तो इसलिए हम किसकी मानेंगे? सरकार की मानेंगे, इसलिए सरकार के लिए आ जाता है। अब ये क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी। एक तो होता है हमारा कि कंप्लीट, एक तो होता है जुडिशियल। जुडिशियल मतलब कि जुडिशरी से रिलेटेड। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया कंप्लीट जुडिशरी। तो इसमें क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद एक शब्द होता है क्या? क्वाज़ाई जुडिशियल। क्वाज़ाई जुडिशियल, सो हिंदी में इसको बोलते हैं ये अर्ध न्यायिक निकाय। ठीक है। अब इस निकाय में क्या किया गया है? यहाँ पर ये बोला गया है दैट कि ये इस अपने किसी भी केस में, अगर इसके पास कोई भी केस आता है तो ये अपने केस में एक वैधानिक तौर पर कोई भी, अगर इसके पास कोई केस आता है लड़ने को, तो वो आधिकारिक तौर पर वैधानिक तौर पर किसी भी ऐसे कोई भी केस होता है तो वहाँ पर ये जो है फैसला सुना सकता है। सो क्वाज़ाई जुडिशियल का मतलब होता है जो कि जुडिशरी का काम आधा करने के लिए बनाए गए हैं। और इस केस में क्या किया गया है? इस केस में ये बोला गया है कि हम इस कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट के अंडर एक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जो है ये बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं NCLAT। ठीक है, लिख लीजिए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या? हाँ जी, हाँ जी, अर्ध न्यायिक उनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि न्यायिक हमने इन्हीं तीनों को बोला हुआ है। और कुछ ट्राइब्यूनल ऐसे होते हैं जिनको हम अधिकार देकर रखते हैं कि आपके पास जो आएगा उसमें अपील कहीं और नहीं की जाएगी। ठीक है, कहीं पे भी क्यों आपके, मेरे को पता है आपके माइंड में वही आया होगा कि जो हमने रिवर रिलेटेड जो है ट्राइब्यूनल्स बनाए हुए हैं उनमें। ठीक है, सो ट्राइब्यूनल ये होते हैं कि ये जो हमारे जुडिशरी है, कोर्ट है, उनके काम को आधा करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सो वो इनको बोला जाता है। अब इसमें ये होगा दैट कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत जो भी हमने यहाँ पर NCLAT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण जो बनाया है, वो इसके अंडर क्या होगा? एक ऐसा न्यायाधिकरण होगा जहाँ पर जाकर आप अपील कर सकते हो। सो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी केस आता है तो उस केस के लिए आप जाकर वहाँ पर अपील करवा सकते हो या अपील कर सकते हो। हाँ जी, हो गया? समझ आ गया ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर आप नेक्स्ट वाले के ऊपर स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। ठीक है, हम अभी हमारे 12 से करना हमने स्टार्ट किया था ना। हाँ, एक बारी आप जो हमारे हुए हैं इनको एक बारी आंखों के सामने से निकाल दीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। देखिए, मेरा ये करवाने का उद्देश्य यही होता है कि आप सबको याद रहे, परंतु जब याद नहीं होता तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है।
हो गया? हाँ जी राजन, हो गया? हाँ जी, ऑनलाइन में हो गया? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्या, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। कब? पीसीआई अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ जो भारत में समाचार पत्र हैं और समाचार एजेंसियां हैं, उनके लिए हमें स्टैंडर्ड बनाए रखने हैं। स्टैंडर्ड मतलब मानक, कि कब कहाँ किस तरीके से ये जो है काम कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हमें उनमें सुधार भी करना है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 28 जो है, इस एक अध्यक्ष होगा और उसके साथ 28 अन्य सदस्य होंगे, मतलब टोटल कितने होंगे? 29। मुझे बता दीजिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया में कितने थे? हाँ जी, ऑनलाइन अध्यक्ष को इंक्लूड करके टोटल, ठीक है। सो टी बोर्ड ऑफ इंडिया में कितने? 31। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कितने? 29, 29, एक अध्यक्ष को इंक्लूड करके। हाँ जी, नहीं तो उसके जैसा हो जाएगा ना, 31 में तो 29 इसमें रहेंगे, ठीक है। अब इसका जो सभापति है उसका चयन कैसे किया जाएगा, मतलब इसके अध्यक्ष को हम कैसे चुनेंगे? इसके अध्यक्ष को चुनने के लिए हम एक मीटिंग मीन्स हम एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में कौन कौन होगा? उस कमेटी में पहले होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरे होंगे राज्यसभा के सभापति एंड तीसरे इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ही किसी एक सदस्य को चुना हो। तो ऐसे 3 लोगों को मिलाकर फिर ये क्या करेंगे? फिर ये अपना एक नया सभापति को जो है चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि इन्हें समाचार पत्र जो है उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, ताकि पत्रकार और समाचार एजेंसियां पहले तो अपने आचार संहिता को बनाए रखें, वो सार्वजनिक स्वाद के जो उच्च मानक हैं उनको बनाए रखें। अब यहाँ पर सार्वजनिक स्वाद होता है कि जो पब्लिक है उस पब्लिक के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रखें। मीन्स कि हम किस तरीके की न्यूज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरीके की चीज़ों, मीन्स यहाँ पर हम पब्लिक के स्वाद की, मतलब कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इंटरेस्ट हाँ मनपसंद उनके क्या है, उसी तरीके की न्यूज़ को हम रखें, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे ना लगे तो यहाँ आप लिख दीजिए पब्लिक टेस्ट, पब्लिक टेस्ट। अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास आप अगर मान लीजिए कि कोई समाचार पत्र वाला अपनी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके अगेंस्ट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाया जा सकता है कि आपके मेंबर जो है आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। सो अब अगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास जाएं तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उसके लिए कोई फैसला सुनाएगा। उसका फैसला कैसा होगा? अंतिम होगा एंड किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील भी नहीं की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने जो है फैसला सुना दिया, वो सुना दिया, उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई भी अपील नहीं की जाएगी। अगला क्या आ जाता है? प्रतिबंध। इसके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है? पहला, पीसीआई जो कि क्या है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अखबारों, समाचार एजेंसियों, संपादकों और पत्रकारों को दंडित नहीं कर सकती। दंडित नहीं कर सकती का मतलब है कि उन्हें ऐसे दंड नहीं दिया जा सकता कि दंड देकर उन्हें मान लीजिए उनका लाइसेंस छीन लिया जाए, ये सब कुछ कर लिया जाए, ये नहीं किया जा सकता। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि इसका जो फैसला है वो अंतिम है और दूसरा हम बोल रहे हैं क्या कि ये दंड नहीं दे सकती, तो किया क्या जाएगा? ये होता है कि इन्होंने मान लीजिए कि कोई मानक बना दिया है तो उसी मानक को ही फॉलो किया जाएगा। ऐसे हर पर्सन को कटघरे में खड़ा करके ये उनको दंड नहीं सुनाएंगे। पर मान लीजिए इन्होंने ये बोल दिया कि अखबार में जो
विज्ञापन होता है, विज्ञापन के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% जो है एरिया ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में जो हम विज्ञापन देते हैं उसकी संख्या, उसका स्थान बढ़ता जा रहा है, न्यूज़ कम होती जा रही है। मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा फैसला सुना दिया तो वो अपील उसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो। आप जाकर नहीं बोल सकते हो कि नहीं, हमें ये तो हमारा जो है राइट टू फ्रीडम छीन रहे हैं, हम तो करना चाहते हैं, ये सब चीज़ों को आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो वो केस में होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है पत्रकारों को दंड देंगे। पत्रकारों को जो दंड दिया जाएगा तो वो इस तरीके से हो सकता है कि ये इस एरिया से वहाँ पर भेज दिया जाएगा, उस एरिया से वहाँ पे, मतलब लाइसेंस लेकर ये सब कुछ दंड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्या महत्वपूर्ण, कि यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट मीडिया के कामकाज की समीक्षा को नहीं करता है। सो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया क्या करता है? प्रेस का ही। प्रेस में क्या आता है? प्रिंट मीडिया, जिसमें आते हैं क्या? न्यूज़पेपर। तो उन सब की समीक्षा करता है। ये रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट मीडिया के कामकाज की समीक्षा नहीं करता है। सो उनके कामकाज की समीक्षा को नहीं किया जाता है। इज इट ओके? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एडवाइजर, ओके, हाँ, सिक्योरिटी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या क्या क्या? मैंने यहाँ पर मैंने जानकारी इकट्ठा किया कि किसी पर क्योंकि वर्तमान में चर्चा में है। ठीक है। तो ये उसमें लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कि किसी के लिए 10 या 12 मंथ के मतलब 12 मंथ के लिए उनको हिरासत में लिया जा सकता है, चाहे उनके ऊपर कोई आरोप हो चाहे नहीं आरोप। बिल्कुल। तो मानिए कि ये जो केस है तो मानिए वो डायरेक्ट लेने से लग जाएगा, अगर सीधा एग्जाम जाएगा तो उसको ऊपर देखो, ऐसे ही कल को उठा के आपके ऊपर नहीं लगा देंगे, ऐसे तो नहीं लग सकता। परंतु अगर लग जाता है आपके कुछ करने पर, तो फिर ये कैसा होता है? बिना वारंट का होता है और बिना बेल का होता है। कि ना तो आपको जब पकड़ने आएंगे आपको वारंट दिखा के पकड़ेंगे, ना ही ऐसा कि आपको पकड़ने के बाद आप बेल के लिए कोई जो है अपील कर सकते हो, तो वो नहीं की जाएगी। सो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अपने आप में, अगर हम बोलें कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जो कि ये दिखा रहा है कि हम अथॉरिटी शो कर रहे हैं, जो कि किम जोंग उन, जो कि आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया के, कि वैसा तानाशाही दिखा रहे हैं, तो वो बोला जा सकता है। परंतु नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं और इसमें जो चीज़ें भी बोली गई हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छे से उल्लेख करके नहीं बोला गया है। उसमें पावर है और वो किसके पास है? वो जो मतलब जो सरकार है, सरकार के हाथों में है। तो ऐसे आपके ऊपर ऐसे मत सोचो कि आपके ऊपर लगाया जा सकता है, परंतु आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर हो सकती है, तो तब लगाया जा सकता है। आपको याद होगा कि कोरोना के समय बहुत बार लगाया गया था। कब लगाया गया था और कैसे लगाया गया था? आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि डॉक्टर की एक टीम के ऊपर, जब वो किसी के घर में वो जांच करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने डॉक्टर को पिटाई करी एंड उनको वहाँ से भगा दिया। तो कोरोना एक मतलब आप लाइक एक संकट बना हुआ था, पूरे के पूरे भारत के ऊपर ये एक संकट था। ऐसे केस में क्या हुआ कि वो लोग बढ़ावा दे रहे थे उस चीज़ को, तो उनके ऊपर जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लगा दिया गया। हाँ, तो इसलिए आपका क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो नहीं, ये गलत नहीं है। नहीं, बिना आरोप के नहीं, बिना आरोप के लिए नहीं। कम से कम ऐसी पुख्ता पुष्टि होनी चाहिए कि आपने कुछ किया हो। शक के मामले में भी वो शक के लिए आपके पास पुष्टि होनी चाहिए। चलते चलते आपके ऊपर शक नहीं किया जा सकता।
देखो, सरकार पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहेगी। आपने कोई ऐसा एक्ट किया हो उसकी वजह से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऐसे राजनीतिक पार्टी फायदा उठा रहे हैं, इससे राजनीतिक पार्टियां फायदा नहीं उठा रही। देखिए, मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी पब्लिक में ऐसा डर और भय क्यों बनाना चाहेगी, जिस डर और भय से उन्हें लोगों को लगे कि ये पार्टी पावर में आई तो ये हमारे ऊपर इस एक्ट को लगा देगी। हर पार्टी इस एक्ट को लगाने से बचती है, हर पार्टी बचेगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मैसेज दे रहा है कि ये सरकार या ये पार्टी तानाशाही है। परंतु नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने में वो सरकार अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है, वो इसका जस्टिफिकेशन दे सकती है, तभी दे सकती है जब उन्हें लगे कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए ये जो है कदम उठाया है। सो ये वो नहीं यूज़ करना चाहेगी। मतलब मान लीजिए मैं सरकार में हूँ, मैं बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करना चाहूँगी, परंतु जब मैं मजबूर हो जाऊँगी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और पैसा है तो पॉलिटिक्स में ही है, इसीलिए यहाँ आंखें काली करने से अच्छा है आप जो है पॉलिटिक्स में जाएं। देखिए, असली पैसा है पॉलिटिक्स में ही। लेकिन मैम वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नाम करते क्यों नहीं है इज्जत? हैं लोग जानते हैं कि गाली देते हैं। कब देते हैं? पीठ पीछे देते हैं। मुंह के सामने कैसे करते हैं? ऐसे। आप जाओगे, पैर छुएंगे, नमस्ते करेंगे, सबसे बढ़िया वाली सीट आपके लिए होती है। आईएएस अधिकारी राज नहीं करता है, ये जो है आप दिन में सपने देख रहे हो, उनको पार्टी के अंडर काम करना होता है। ओके, रेनू का क्वेश्चन है कि मैम जो कैंडिडेट पीएसआई के द्वारा चुना जाता है वो कोई भी हो सकता है, तो वो कोई भी नहीं होता है। पीएसआई के अंदर से ही जो है वो मेंबर होता है, उन्हीं को लिया जाता है, किसी और को नहीं लिया जाता। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ओके, सो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब कृषि का जो है जो भी होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने एक स्पीच दिया है जिसमें उन्होंने जो किसान हैं उनकी जो स्थिति है उसके बारे में उजागर किया है। अब वो ओपोजिशन पार्टी में है तो वो कर सकती है, परंतु कृषि से संबंधित जो भी है वो न्यूज़ में चलता ही रहता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत ये क्या है, ये एक स्वायत्त संगठन है। स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस मतलब आप याद कैसे रखोगे? याद आप ऐसे रखोगे, कृषि वाले क्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी मर्जी चलाई थी, वो धरने पे बैठ गए थे, किसी को आने जाने नहीं दिया, तो मतलब क्या, अपनी मर्जी चला रहे थे। तो मर्जी चलाने वाला क्या, ऑटोनोमस मीन्स स्वायत्त संगठन। ठीक है, आप उसको जो है इस तरीके से याद कर लोगे। नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेक्स्ट ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही आएगा, ये तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से हुआ था? पहले क्या था, पहले ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जानी जाती थी। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, लिख लेते हैं। इंपीरियल एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर क्या हुआ, फिर 1929 में इसको एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में जो है रजिस्टर किया गया। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। हाँ जी, 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसको जो है बना दिया गया। ठीक है, समझ आया आपको? ये क्या है, पहले इसका नेम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर क्या किया गया, फिर इसको चेंज कर दिया गया। कब? 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार जो एक्ट है 1860, उसके अंडर इसको सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में जो है हमने पंजीकृत कर दिया।
मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली। याद कैसे करोगे कि उन्होंने किसको घेरा हुआ था? दिल्ली को घेरा हुआ था, तो दिल्ली। ठीक है, आप वहीं से आते हो। हाँ, तो उन्होंने दिल्ली को ही घेरा। आपने देखा था उस टाइम पे तो नहीं होंगे ना आप यहाँ? ओके। अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए ये एक शीर्ष निकाय जो है होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्या? नारेडको। नारेडको क्या है? ये नेशनल रियल इस्टेट एक डेवलपमेंट काउंसिल है। क्या है? नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। अब शब्द क्या आया है? रियल इस्टेट। रियल इस्टेट किससे संबंधित होता है? ये होता है हमारा जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उनसे संबंधित होता है। हाँ जी, एसेट से संबंधित होता है। अब एसेट संबंधित का मतलब क्या है? एसेट संबंधित का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो संपत्ति है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मान लीजिए जो संपत्ति है, रियल इस्टेट का मतलब होता है ज़्यादातर तो उन संपत्ति से रिलेटेड होता है जो कि भूमि से रिलेटेड होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी। अब उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है, आपको क्या लगता है कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसको रेगुलेट करेगी? कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो उसे रेगुलेट करेगी? ऑप्शन देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन दूँ तो इसको हटा देती हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। मुझे ब्लू वाला बिल्कुल पसंद नहीं होता बोर्ड, पर चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ब्लैक कलर फिर भी सही लगेगा इसके ऊपर। सो ऑनलाइन इसमें ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, येलो कलर दिखेगा। कोई बात नहीं, येलो ले लेते हैं। तो आपको ना मैं देखना चाहती हूँ आपकी गैसिंग वर्क कैसा रहेगा। ठीक है, पहला हम लेकर चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रियल इस्टेट से रिलेटेड है, बताइए कौन सा हो सकता है? फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप तीन नंबर। हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए। ऑप्शन सी देवर्षि अग्रहारी, ऑप्शन सी। हाँ जी, रेनू आपका क्या कहना है? शिल्पी, ऑप्शन सी। रेनू सी। मुझे बताओ, पढ़ तो नहीं लिया? अरे मेरे सामने नहीं था, आपके सामने था। ठीक है, इतनी मेहनत करवाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, चंद्रमणि वेरी गुड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ओके। सो इसका प्रकृति क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसके तत्वाधान में गठित सर्वोच्च निकाय के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ उद्देश्य क्या है कि हम रियल एस्टेट के डेवलपर को परियोजनाओं की योग्यता और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर धन तक आसान पहुंच जो है प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन तक धन की जो है आसान पहुंच जो है वो बनाकर रखें। आसान पहुंच का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है या इस बिजनेस में अगर पैसा होगा या पैसा लगाया जाएगा तभी ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है,
सरल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो भी बढ़ता चला जाए। एंड हम ये क्योंकि इस बिजनेस में धन की बहुत आवश्यकता होती है, तो हम चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे रियल एस्टेट बिजनेस में जाना है, तो उस बिजनेस में जाने के लिए मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हुई होनी चाहिए। अब उन प्रॉपर्टीज़ को मैं कहीं और मुझे ज़्यादा रेट मिल रहा है उनको मैं बेच दूँ प्रॉफिट पर, अब कम पर मैं खरीद लूँ, ज़्यादा पर मैं बेच दूँ। ऐसा करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता होगी। तो धन तक आसान पहुँच बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इस काउंसिल को बनाया है। ये काउंसिल जो है, जो हम ये काउंसिल बनाएंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर तो इसको देखेगी, परंतु साम दाम दंडभेद तो मैंने सारे किए थे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसको नार्डको फाइनेंस कमेटी जो है, क्योंकि ये संबंधित है किससे, धन से, और हमें धन को ही जुटाना है, तो इस वजह से ये जो है किया जाएगा। समझ रहे हो आप? अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या और किस तरीके से है, तो ये जो है रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। अब परमाणु, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, और ये इसकी स्थापना इन्होंने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर करी थी, ठीक है। सो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत उन्हें कुछ पावर मिली। उस पावर के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बनाया। कब? 1983 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। याद कैसे रखोगे कि जितने भी, आसान तरीका बताती हूँ, जितने भी सॉन्ग बनते हैं, आइटम सॉन्ग कहाँ बनते हैं? मुंबई में। आइटम से एटम, एटम से कहाँ हो गया? मुंबई, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे, ओके। अब इसके में मेंबर क्या होते हैं? मेंबर वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, एक पदेन सदस्य होते हैं, 3 अंशकालिक सदस्य और एक सचिव होता है। इसमें फुल टाइम चेयरमैन रहते हैं, एक्स ऑफिशियो इसका मेंबर रहता है, 3 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और एक इसका सेक्रेटरी होता है, ठीक है। इसका एक्स ऑफिशियो, ठीक है, हाँ जी, एक्स ऑफिशियो। मुझे बता दीजिए कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? नाम नहीं पूछना चाहती हूँ, पोजीशन को क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं किसके? राज्यसभा के। क्या वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी संविधान में मेंशन है? नहीं है। 100% श्योर? पहले भी आप 100% श्योर थे? हाँ जी, ऑनलाइन में कोई बता सकता है? हाँ जी शिल्पी, क्या हो सकता है? हाँ जी, उनकी एज ए उपसभापति सैलरी मेंशन नहीं है, ठीक है। इस बार राजन जीतते हैं, परंतु वो अपनी सैलरी एज ए राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर लेते हैं, ठीक है। तो मत मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस बार ठीक हो आप, 100% ठीक हो। अरे देवर्षि, मैं सैलरी नहीं है मेंशन, राज्यसभा के सभापति के रूप में है, हाँ जी। अब इसमें बेसिक क्या किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है दैट कि इनको जो भी ये आयनकारी विकिरण और परमाणु ऊर्जा का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुचित जोखिम पैदा ना करे, इसके रूप में करना है। मतलब कि आयोनाइजिंग रेडिएशन की हम बात करते हैं, अब कहीं पर भी कोई भी परमाणु संयंत्र होता है तो, या न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं पर भी ऐसा कोई संयंत्र होता है तो वहाँ पर उस इलाके में रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। और रेडिएशंस में क्या होते हैं? आयन, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? आयन। ये आयन क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेडिएशंस को ट्रेवल करवा के, रेडिएशन को चलाकर लेकर जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य उन रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है तो उस मनुष्य की इवन मृत्यु भी हो सकती है।
इतनी हार्मफुल ये रेडिएशन होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो परमाणु संयंत्र होते हैं वहाँ का अगर अपशिष्ट भी होता है तो उसे भी अलग से डब्बों में बंद करके, ताकि वो पर्यावरण में कहीं आ ना जाए, उनको जो है धरती के नीचे दबा दिया जाता है। हाल फिलहाल में हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे कि हम उन अपशिष्ट को कोई भी डिकम्पोजिशन या कुछ भी कर सके, हमारे पास ऐसा नहीं है। सो ऐसे में हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो बोर्ड हमने बनाया गया है इसका काम क्या है, इसका काम है ये देखना कि किसी भी तरीके के आयोनाइजिंग रेडिएशन से या किसी भी तरीके की न्यूक्लियर एनर्जी से ना तो हमारे पर्यावरण, ना ही ह्यूमन, मनुष्य जो मानव है, उनको किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ हो। तो हमारा अगर हमें रेडिएशन और न्यूक्लियर एनर्जी का भी अगर यूज़ करना है तो उनका यूज़ हमें इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इस समय पर इनका उपयोग कोई भी ऐसे चीज़ें बनाने में नहीं करना है जो हमें नुकसान दे, ठीक है, उनमें हमें नहीं करना है। समझ आ गया ये? ओके। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण, यह परमाणु सुरक्षा से संबंध, ओके हाँ, प्राधिकरण के बारे में आता है। अथॉरिटी क्या होगा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड की, वो कहाँ से निकाली जाएगी, वो 2 एक्ट से निकाली जाएगी। पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब, 1962। दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा, 1986। मीन्स कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे कोई इसको पावर दे रहा होगा कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो ऐसी पावर देने के लिए इनके पास 2 अधिनियम काम करेंगे। पहला प्राधिकरण परमाणु ऊर्जा अधिनियम, दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार कर लीजिए कि इनको पावर कौन दे रहा है। पहली बात, एक एक्ट के अंदर तो इनको बनाया ही गया था, वो एक्ट तो देगा ही, दूसरा देगा क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्या करता है, ये परमाणु सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों को देखता है। अगला आ जाता है क्या, चुनाव अखंडता पर पलटन। तो ये क्या किया गया है, ये भारत का जो चुनाव आयोग है, उन्होंने चुनाव की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए जो है ये काम किया है। इसको जो हम वर्ड बोलते हैं वो हम बोलते हैं कोहर्ट ऑन इलेक्शंस इंटीग्रिटी, इलेक्शन इंटीग्रिटी। सो ये जो वर्ड है इसका मतलब है ये कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी, CORTS ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी। अब ये क्या कर रहा है, ये अभी एक समिट हुई थी, समिट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इस वर्ड को दिया। उनका मानना क्या था कि हमें इलेक्शन की इंटीग्रिटी मतलब कि चुनाव अखंडता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं जो भी दल होंगे उनकी सत्यनिष्ठा के ऊपर काम करूंगा, उनकी सत्यनिष्ठा का मैं सुपरविजन करूंगा, उनको मैं देखूंगा। इसके साथ साथ ये क्या बोला गया है कि हम घर में लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और विदेशों में निरंकुशता का सामना करने के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये एक शिखर सम्मेलन सम्मिलित किया था, जिसमें हमने जाकर क्या बोला है, कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी। सो अगर आ जाता है कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ये चुनावों की अखंडता और उनकी कि चुनाव जो है हम अच्छे से दें, अच्छे से करें, तो उसके लिए जो है ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली जो है चुनावों से संबंधित होगा। तो इसके साथ ही आपके जो 20 है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट का समय। 5 मिनट के समय में मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप 20 के 20 एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल दीजिए। मैं 1-2 सुनूंगी, फिर हम आगे करेंगे। आगे आप पाओगे कि आपके लिए बहुत ईजी मैंने करके दिया हुआ है। महत्वपूर्ण समितियाँ, 10 समितियाँ हैं महत्वपूर्ण। आराम से जो है
क्या होता है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का तो ये फेवरेट जगह है। स्टेट पीसीएस क्या करती है, जस्ट देख लेती है कि क्या वर्ड आया है एंड किस तरीके से ये जो है कमेटी, या तो मिलान कर दीजिए या तो बता दीजिए कि इससे रिलेटेड कमेटी कौन सी है, तो वो ये रहने वाला है।
हाँ जी, हो गया। हो गया, पूछूं अभी? चलिए, हाँ जी, ऑनलाइन में भी आंसर करना है। हाँ जी, तो राजन आप मुझे बता दीजिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, हाँ, मैं जान में जान आई है। ये बताता हूँ। ओके। पहले जो पहला होता है वो कभी सुना आराम से शांति से सोच के बताना है मैंने क्या क्या पढ़ाया था। जो पहला होता है उसमें पहले एक सिंगर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो सिंगर होता है। मोनोपोली। हाँ हाँ, एक में होता है मल्टी होता है। मैनी, हाँ बायर मैनी होते हैं, हाँ। ठीक है। दूसरा में होता है 3 लोग होते हैं। 3 से 4। हाँ, उसमें होता है दूसरे का नेम ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। उसमें नहीं होता है। बायर तो सब में मैनी रहेंगे। जो तीसरा होता है उसमें अगर बोलता है कि डॉव साबुन है, इसमें ब्रांड का वैल्यू होता है। वेरी गुड, ठीक है। ये तो बता दिया आपने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइए। ये तो आपने बता दिया क्यों बनाया गया इसको, अब इसके बारे में बताइए। मतलब इसके बारे में अच्छा चलिए, मैं पूछती हूँ, आप ऐसे ही बताना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये CCI कब बना था? और आराम से सोचो, इससे पहले कोई और था, वो कब बना था? उसको छोड़ के इसको बनाया गया था। हाँ जी चंद्रमणि, आप बता सकते हो? हाँ जी, ऑनलाइन में। हाँ जी अंजलि, बताती हूँ वो भी। ये ख़त्म करके फिर बताती हूँ। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। हाँ जी, वेरी गुड तनु। हाँ जी, ऑनलाइन में आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलिए बताइए। कोई बात नहीं, बता दीजिए। वेरी गुड। MRTP एक्ट को रिप्लेस किया गया, निरस्त किया गया। 2002, हाँ 2 में एक्ट बनाया गया और 2009 में यह स्थापित हो गया। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। इसका काम क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। जैसे एक पेन है, अगर एक पेन है, अगर मैं इसको उत्पादन कम करूँगा, खरीदने वाले 10 लोग होंगे, अगर मैं उत्पादन कम इसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो मैं मनमानी करके सभी को बेच सकते हैं, जैसे आपने मार्केट में क्या बोलते हैं। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? ये तो तब हो जाएगा जब आप प्राइस, उसको रोकने के लिए हमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ज़रूरत है, ताकि हम कंपटीशन बना कर रखें। अब कंपटीशन होगा तो इस वजह से, लेकिन ये काम शुरू हुआ था 2009 से स्टार्ट हुआ था, 2002 में बनाया गया था, 2002 के एक्ट के अंडर। हाँ जी, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। आगे। पूछूंगी आपसे। हाँ जी, सो चंद्रमणि आप मुझे बता दीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अच्छा, इसका प्रकृति कैसी है? वेरी गुड। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? किससे संबंधित है? उसी में आएगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है, ओके। इसकी स्थापना जो है वो क्यों, कैसे की गई थी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
के रूप में पहले की रॉयल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। हाँ जी, वेरी गुड। 1860, वेरी गुड। 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंडर एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है इसको बनाया गया। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, आप ऑनलाइन में आंसर करने में आलस करते हो कि नहीं, याद ही नहीं होता। चलिए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता मुझे सुनने में जब आंसर नहीं करते हो तो। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण समितियाँ कल आप अच्छे से देखो याद करके लेके आएंगे, होगी, अब कंटिन्यू होगी। मुझे तो जब मिल जाता है, मुझे क्या पता होता है कि आपका ये आ चुका है कि नहीं आया है। हाँ जी, मैं अभी इंश्योर करके जाऊंगी कि वो आ जाए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है महत्वपूर्ण समितियाँ। महत्वपूर्ण समितियाँ, अब जैसे इनका तो मैं चाहती हूँ कि रट्टा लगा ले, और मेरे साथ साथ ही रट्टा लगाओगे आप, नाम के साथ ही हम थोड़ा कुछ बनाते चलेंगे ताकि याद हो जाए। सबसे पहले इंदु मल्होत्रा पैनल। इंदु मल्होत्रा पैनल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन हुआ था तो उसकी जांच करने के लिए बनाया गया। याद करिए कि लास्ट ईयर 2022 में 5 जनवरी को क्या हुआ था, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा चूक हुआ था, ठीक है, वो भी पंजाब में। तो अब ये चूक कैसे हो सकती है, इसकी जांच करने के लिए इंदु मल्होत्रा जो है पैनल बनाया गया है, ठीक है, इंदु मल्होत्रा पैनल बनाया गया है। याद कैसे रखोगे, शक का बिंदु मीन्स इंदु, ठीक है, इंदु मल्होत्रा, उससे आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है क्या, लोकूर कमेटी, ठीक है, लोकूर कमेटी। अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए मानदंड बनाना है, मीन स्टैंडर्ड हमें बनाने हैं। उन स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए हम लोक्यूर कमेटी जो है उसको लेकर आए हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब कब कौन सी हो सकती है। अब आप याद करिए, हमने किया था कि नहीं, कि कैसे अनुसूचित जातियां जनजातियों को कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई जा रही है, लोकूर कमेटी, ठीक है, लोकूर समिति, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाती है रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा ये क्या है, देश में भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गौर करने के लिए बनाई गई है। ये किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड। तो ये माइनॉरिटीज के भी कौन सी 2 माइनॉरिटी है हमारे पास, हमारे संविधान में माइनॉरिटी शब्द क्या डिफाइन है, क्या हमारे संविधान ने माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन किया हुआ है, यस और नो। अल्पसंख्यक डिफाइन किया हुआ, पर क्या हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ओके। हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जिनमें अल्पसंख्यक शब्द मेंशन है, 100% श्योर, जहाँ ये बोल देते हैं 100%। हाँ जी, ऑनलाइन में बता सकते हैं। हाँ जी, चंद्रमणि 29, ठीक है, ओके। चलिए, मैं आपकी हिंट दूंगी, हेल्प नहीं करूंगी, ये होमवर्क है, करके लेके आओगे। 4 ऑप्शन नहीं दूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि 2 आप बता सकते हो, 2 आप बता नहीं सकते हो, इसीलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ ताकि सर्च करके लेके आए। 4 ऐसे अनुच्छेद हैं, 4 जिनमें अल्पसंख्यक शब्द ही मेंशन है, बाकी और किसी अनुच्छेद में ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप वो 4 करके लेके आएंगे। हाँ जी, वेरी गुड, 2 तो ऑनलाइन में बता ही दिए गए हैं, 2 बाकी हैं। हाँ जी, शब्द का उल्लेख, एक तो 29 है। चलिए, अब 2 इसमें भी नहीं शुभम, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये दोनों नहीं है। नहीं, वो नहीं है। जो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो अपने अल्पसंख्यकों के लिए कानून बना सकते हैं। हाँ, तो परंतु आर्टिकल वो नहीं है जो आप बोल रहे हो,
अंदर का जो मटेरियल है वो सारा आपने बोल दिया है, ठीक है। कोई नहीं, ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करके लेके आओगे। आज आपका सही बोल रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ हाँ मैं 20% ही नंबर दूंगी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं 282 नहीं है। घर पहुंचने का इंतजार है, फिर हो जाएगा, देख के तो कुछ भी हो जाएगा। पॉइंट शुभम आप पहुंच चुके हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पास पहुंच चुके हो। इसके अंडर के क्लोज आएंगे, वो है बेसिक, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है क्या, सिन्हो कमेटी है, सिंघो नहीं है, सिन्हो कमेटी है, ठीक है। ये है, ये लिख लीजिएगा आप, सिन्हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए कमेटी जो बनाई गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट बनाकर दी थी, वो है था सिन्हो, ठीक है। मीन्स कि आप कह रहे ना कि अच्छा सुनाया उन्होंने, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है क्या, अमरजीत सिन्हा कमेटी। अमरजीत सिन्हा कमेटी किससे रिलेटेड है, एमजी नरेगा। सो एमजी नरेगा की प्रभावीकारिता को देखने के लिए याद करना है, और ये आपको। नेक्स्ट आ जाता है क्या, जस्टिस के जी बालकृष्णन पैनल। इसमें जो भी एससी कैटेगरी के पर्सन धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो सिख धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़कर, ठीक है, ये आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, छोड़कर नहीं, परिवर्तित नहीं, परिवर्तित का मीनिंग ये नहीं है, काट के छोड़कर। हाँ, अब आप समझ लीजिए ये है क्या। मान लीजिए कोई दलित को, वैसे क्या होता है, उनको हमारे यहाँ पे कैटेगरीज मिली हुई होती है, रिजर्वेशन आरक्षण मिला हुआ होता है, ठीक है, परंतु शब्द यही रहेगा, ठीक है। अरे नहीं, देखिए, हर एक कास्ट है, हर एक कास्ट रहेगी। जब हम अपर कास्ट को बड़ा ऐसे करके बोल देते हैं, तो लोअर कास्ट में हम बुरा क्यों माने, ठीक है, बुरा नहीं मानना चाहिए। ये शब्द भी बाकी शब्दों जैसा ही है, गोरा काला कोई भेद नहीं होता, मोटा पतला कोई भेद नहीं होता। जब मोटे को मोटा बोल देते हैं उसको दुख क्यों होता है, पतले को पतला बोल देते हैं उसको दुख क्यों होता है, गोरे को गोरा बोल देते हैं उसको दुख नहीं होता, काले को काला बोल देते हैं उसको दुख क्यों होता है। ये हमारे माइंड के बनाए हुए हैं, परंतु हमें इन शब्दों को शब्दों की तरह लेना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हो तब तो हमें बिल्कुल ही शब्दों की तरह लेना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल में पढ़ाती हूँ ना, उसमें इस तरीके की चीज़ें बहुत आती है, और रिलीजन धर्म के बारे में बहुत चीज़ें आती है। हम ये उसमें कुछ यूनिट तो ऐसी है जिसमें सिर्फ इतना माना गया है कि हिंदू ही सोसाइटी है, एंड बाकी धर्मों का इस हिंदू सोसाइटी पे क्या क्या इफेक्ट आया है। तो क्या हम उस पर जो है लड़ नहीं सकते कि आप ये बोल रहे हो कि सोसाइटी सिर्फ हिंदू ही थी, कि बाकी की सोसाइटी क्या है वो। आप नहीं कर सकते, वो ऑथर के अनुसार है। परंतु बात क्या है, बात ये है, जो शब्द है मुझे वही बोलने होंगे। तो मैं वही बोलती हूँ कि उधर भी मैं क्लास में ये बोलती हूँ कि सारे पढ़ते टाइम अपने इमोशन साइड में रख के पढ़ो, पढ़ते समय अपने इमोशन साइड में रख के पढ़ो। तो यहाँ बेसिकली क्या है, यहाँ क्या होते हैं कि उनको SC/ST कैटेगरीज जो है, SC कैटेगरीज मिली हुई होती है, रिजर्वेशन। सपोज करो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब वो धर्म परिवर्तन किसी भी धर्म में कर सकते हैं, तो जितने भी धर्मों में किया उनमें उनकी SC कैटेगरी की जांच की जाएगी। देखो, हिंदू अगर है वो, तब उनकी जो कास्ट है वो क्या है, वो है दलित। इस वजह से उनको क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन। मान लीजिए कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, किसी और धर्म को उन्होंने ले लिया है, तो उस धर्म के अनुसार क्या उन्हें माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का रिजर्वेशन मिल रहा है, और वो SC का रिजर्वेशन भी ले रहे हैं। ऐसी जांच करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। मुझे बताइए अब समझ आ गया कि नहीं। दोनों का लाभ नहीं ले पाएंगे। हम ये जांच करना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से धर्म में उनका परिवर्तन हुआ है। अगर वो सिख और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए हैं तब जांच नहीं की जाएगी, बाकी कोई और धर्म होगा तो उसमें जांच की जाएगी। इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखवाया, छोड़कर। सिख धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़कर बाकी किसी और धर्म में अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं तो उनकी SC कैटेगरी की जांच की जाएगी, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए रिजर्वेशन के बेसिस पर। हाँ जी, तो इसीलिए कास्टिज्म या कास्ट कुछ नहीं होता है,
जैसे बाकी वर्ड होते हैं वैसे ही ये वर्ड होता है। और आज के टाइम में इतना पढ़ लिखने के बाद तो हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम, आप में से बताइए किसने मेरी कास्ट पूछी या मैंने किसी की कास्ट पूछी, ठीक है, वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती है। हाँ जी, हाँ जी, अगर कास्ट सबसे अगर समाज में घृणा नहीं है, अगर घृणा नहीं है तो लोग आरक्षण क्यों लेते हैं? अगर आज फॉर एग्जांपल मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करती हूँ। मैं आज फॉर एग्जांपल आपको दे देती हूँ, अगर सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है, अगर आप समान के तरीके से और अगर नहीं हुई, एक एग्जांपल आप 90 नंबर लाकर सिलेक्शन नहीं होते, 80 नंबर लाकर सिलेक्शन होते हैं, क्या समाज में ये भेदभाव नहीं करता है? बिल्कुल है, हमारा अनुच्छेद क्या बोलता है, मंत्र क्या बोलता है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, कास्ट के ऊपर नहीं करेंगे, परंतु उसमें हमने एक्सेप्शन भी दी हुई है कि महिलाओं के लिए, कि कास्ट इनके लिए, तो इनके लिए कर सकते हैं। तो मतलब हम तरीका निकाल देते हैं, हमें जो करना होता है, ठीक है, वो हम तरीका निकाल देते हैं। परंतु आप अगर इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू में आप बोल सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए। नहीं, वो इस तरीके से आप बोलोगे, अपने शब्दों के ऊपर आप थोड़ा कंट्रोल रखोगे। आप ये बोलोगे कि हम जो आरक्षण है वो कैसा होना चाहिए, वो मनी मतलब वो धन के हिसाब से होना चाहिए, पहला। दूसरा, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं कहीं हो रहा है तो एडमिशन दिलवा दे, ट्यूशन दिलवा दे, उससे आपके दिमाग का क्या करें, उतना ही हम विकसित करें। आज के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, देखिएगा, आज के टाइम पीरियड में ये हो रहा है कि जो भी पर्सन है वो क्या करते हैं, वो पहले से ही सोच लेते हैं हमें तो कट ऑफ में इतने ही लाने हैं, दूसरे के मुकाबले में कम वो करके आंक के पढ़ते हैं, फ्री होके पढ़ते हैं कि हमें कट ऑफ में इतने ही लाने हैं, तो वही वाला पॉइंट आ जाता है। यूपी सरकार के ऊपर आरोप लगा है कि यूपीएससी में रिजल्ट आया है तो 70% को जनरल रिजल्ट समान रहते हैं, और जो अदर पार्टी है, जो छोटे वो लोगों ने आरोप लगाया कि यूपी के मुख्यमंत्री अपने ब्राह्मण कास्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है राघवन कमेटी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए सिफारिश इन्होंने करी थी, कौन सा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, क्या, राघवन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मलीमत समिति। मलीमत समिति क्या है, डीएनए के लिए रक्त, अब डीएनए, अब आपको ध्यान देना होगा डीएनए कहाँ कहाँ से जो है चेक हो सकता है। डीएनए जो है नमूने, रक्त के जो नमूने हैं ब्लड सैंपल से, बाल से, वीर्य से, लार से, उनके संग्रह की, मतलब उनसे हम जो है डीएनए का पता लगा सकते हैं। सो उसके लिए जो है सिफारिश की गई है कि हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर ले, तो उसके लिए हम इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर उससे डीएनए निकाल सकते हैं। साइंस में ये तो आप पढ़ा ही होगा आपने, डिफरेंस क्या है, डीएनए आरएनए सब कुछ हो गया है ना, बहुत अच्छी बात है, मतलब चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, किरीट पारिख समिति, ये क्या है, मौजूदा गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद आ जाता है क्या, जिसको हम लेकर चलते हैं धर्मशाला डिक्लेरेशन या धर्मशाला घोषणा। भारत में पर्यटन को विकसित करने के तरीके और उनके तंत्र पर चर्चा करने के लिए हमने क्या बनाया है, धर्मशाला घोषणा, ठीक है। सो ये हमने पूरा का पूरा बनाया। क्यों, याद रखना, टूरिस्ट कहीं आप जाते हो तो क्या ढूंढते हो, धर्मशाला रुकने के लिए, तो इसलिए धर्मशाला डिक्लेरेशन, ठीक है, धर्मशाला डिक्लेरेशन, तो ये होगा। तो आपके ये जो है 10 अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एक बारी जल्दी से आंखों के सामने से निकाल दीजिए, मैं सुनूंगी अभी, फिर मुझे नहीं पता आप घर जाके याद करते हो कि नहीं करते हो, मैं सुनती हूँ, कुछ नहीं सुनाते। सुनती हूँ तो सुनाते ही नहीं हो। अब आपको पता है क्या करना है, एक तरीका मेरा गांठ बांध कर रख लीजिए। पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो पॉलिटी का ये हैंडआउट जो है पॉलिटी की बुक में ही डाल के रखो। समझ रहे हो कि जब भी पॉलिटी पढ़ी उसी टाइम ये भी पढ़ लिया, जितनी बार पॉलिटी की रिवीजन हुई उतनी बार इसी की रिवीजन होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, आपको सब्जेक्ट वाइज ये देने का, ताकि आपके ऊपर करंट का बर्डन ना आए। इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट के नोट्स रखो, उसी टाइम पढ़ लो, उसको ख़त्म। साइंस पढ़ोगे वो भी ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। और अभी अंजलि का क्वेश्चन ले लेते हैं। अंजलि पूछ रही थी कि हमें कितनी टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए। तो अंजलि मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, टेस्ट सीरीज़ के नंबर के पीछे मत भागो।
आज के टाइम पीरियड में कितने ही बच्चे पूछते हैं हमें से कि मैम हमारा नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, हमारा ये आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। जस्ट मैं अभी आपको ना एक तरीका बता देती हूँ कि टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करने के लिए आप तरीका अपना देख लीजिए। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन में से फर्स्ट राउंड आपको लगाना है। मैं जस्ट सजेस्ट करूंगी कि 1 वीक में ओनली 2 फुल लेंथ टेस्ट, सिर्फ 2, इससे ज़्यादा नहीं। और हर टेस्ट में प्रोग्रेस करनी है। अगर आप डेली टेस्ट लगा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट राउंड लगाना है। फर्स्ट राउंड में आपको करने हैं कौन से, जिनमें आप श्योर हो। कितना श्योर, 100%। इसमें इस वाले फर्स्ट राउंड में कोई भी एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं करना जो आपको लग रहा है या जो आप सोच के हाँ इसमें तो ये होता ही होगा वाला कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है इस वाले में। और इसको करते करते सेम आप जो है फील करते जाओगे किसमें, अपनी OMR शीट में साथ में। और सपोज करो इसको आप कर रहे हो कौन से पेन से, इसको आप कर रहे हो मान लीजिए ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन से आपने क्या किया, OMR शीट में 100% श्योर आपने देख लिए, फिलअप कर दिए उसी टाइम पे, कर रहे हो फिलअप कर रहे हो, ऐसे करके आपने कर दिए। अब आप काउंट करोगे कि आपके कितने हो चुके हैं। और ये फर्स्ट राउंड है ना, ये आपका एटलीस्ट 1 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपने 100 के 100 क्वेश्चन एक बार कर लिए। 100 के क्वेश्चन में आपने क्या किया, हर एक जो क्वेश्चन है उसको आपने मार्क किया है कि क्या आपको कोई स्टेटमेंट आती है नहीं आती है, अच्छे से आपने किया। फर्स्ट राउंड में ये हो गया, काउंट किया आपने। सपोज करो आपने ये काउंट किया है कितना, ये आपका आया है 35। तो इसमें हम मार्जिन लेकर चल रहे हैं कि आपके 31 to 32 क्वेश्चन राइट होंगे, 3 फिर भी गलत हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है हम, ठीक है। अब 35 में एस्टिमेशन है कि पॉजिटिव जो है मार्क्स निकल कर आ जाएंगे कितने, 64, 63 लेकर चलते हैं। चलिए हम इसमें हमने देख लिया कि 63। अभी पेपर क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स और चाहिए, हम मार्जिन लेकर चलते हैं, हमें 100 मार्क्स चाहिए। ज़्यादा की अभी मत वो करो, 100 मार्क्स का लेकर चलते हैं। मीन्स कि मुझे अब एक्स्ट्रा कितने मार्क्स चाहिए, 37। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सबसे पहले तो जब मैं ये फर्स्ट राउंड कर रही थी उस टाइम हर स्टेटमेंट को करते चले हैं तो पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन में हम 50-50 है, कौन से में नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि आपका 50-50 है, 2 आपका राइट है, 2 आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट आप फंसे हुए हो बीच में, उनको आप करो किन से, रेड पेन से उनको आप फिलअप करो। जितने क्वेश्चन में आप 50-50 होते हो वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे मुझे करना चाहिए क्या कुछ ऐसे, उससे क्या पता चल जाएगा कि आपके रेड पेन वाले क्वेश्चन है कौन से 50-50, कि ये क्वेश्चन आपके कितने सही आए हैं कितने गलत आए हैं। सपोज करो ये आपने 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके 50-50 थे, वो 20 क्वेश्चन में से हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि कम से कम आपके 12 से 13 तो करेक्ट आने चाहिए। सो आप देखोगे कि रेड पेन वाले क्या 12 से 13 करेक्ट हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका 50-50 में तुक्का सही लगता है, मतलब लॉजिकल गैसिंग सही लगती है कि नहीं लगती। एंड देन फिर आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि ये तो कितने ही क्वेश्चन हुए हैं, 55 ही हुए हैं, बट आपका एस्टिमेशन क्या होना चाहिए, 80 to 85 अटैम्प्ट करने ही करने चाहिए अगर आपको पॉजिटिव स्कोर चाहिए। तो फिर आप क्या लगाओगे, आप जो है थर्ड राउंड लगाओगे, उसमें आप वो क्वेश्चन को करोगे जिसमें कि आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाए हो, 3 को नहीं कर पाए, और इसको भी आप डिफरेंट कलर के पेन से जो है करोगे, ब्लू से। ऐसा करके आपको पता चलेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कहाँ हो रही है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है ज़्यादा ग्रीन पेन वाले से, तो इसका मतलब है गड़बड़ है आपकी रिवीजन में। अगर आपका हो रहा है रेड में, तो इसका मतलब है आप पता होते ही 2 ऑप्शन में सही को नहीं चूज कर पाते हो, तो वहां आपको क्या करना होगा, लॉजिकल गैसिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एंड आपको ये देखना है कि यहाँ से भी ब्लू पेन वालों से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है अचीव कर लें। फिर आपको देखना है दैट अलग अलग कि इससे कितना पॉजिटिव आया, इससे कितना आया, इससे कितना आया। ऑब्जेक्टिव बस क्या है, 100 आप अचीव कर लो, ठीक है। ऐसे आप ट्राई करना अपना टेस्ट मतलब लगाने की, उससे जस्ट, और ऐसे ना हर टेस्ट में नहीं करना है। अभी तो ये इसमें
वो ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी वो क्या है, ठीक है। कुछ कुछ का क्या होता है ना, कुछ कुछ का तुक्के आंख बंद करके भी लगते हैं और कुछ कुछ के आंख खोल के भी नहीं लगते हैं। तो आपको ये देखना आप कौन से टाइप के हो, आप कौन से टाइप के हो। और कलर कोडिंग करोगे ना, हर टेस्ट में नहीं करनी है क्योंकि इसमें टाइम जाता है। कम से कम आप जो है 4 टेस्ट में ये कर लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा आप कहाँ किस तरीके से स्टैंड करते हो और उससे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज हमारा फिर इतना ही रहेगा। कल हमारा कंटिन्यू मोस्ट प्रोबेबली क्लास रहेगा एंड हमें कंप्लीट करंट अफेयर ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी, इस वजह से पॉसिबल होगा कि अब से कंटिन्यू क्लास हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।